नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में। जो है ना बाबू, बार बार आपको मौका नहीं देती है। क्यों मौका नहीं देती है? एक बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निरस्त हो चुका है, ये दूसरा मौका है। और मैं आपसे केवल गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करिए। एक बार मौका मिला है, रज़ाई में बैठ के मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होगा। उठो, लड़ो, जब तक वर्दी ना मिले तब तक लड़ो, और जब मिल जाए तो आराम से बैठ के कुर्सी तोड़ना। फिलहाल अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो। क्या है कि ऐसे एग्जाम्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आएंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहले देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन लाया हूं। एक नज़र देखो, बिल्कुल फिगर के माध्यम से समझाने के लिए डिटेल क्वेश्चन लाया हूं। तो क्वेश्चन के पढ़ते समय घबराना नहीं है कि इसके बाद क्या है, पढ़ते रहना है। एक के बाद एक मैं आपको हर एक चीज दूंगा। चलो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं। देखिए, फिगर दिया हुआ है, सूर्यमंडल है पूरा, और सारे ग्रहों को क्रम वाइज मैंने व्यवस्थित करके रख दिया है। तो क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह। तो पहले बाबू ये बता दे रहा हूं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, यह है आपका मंगल ग्रह। सॉरी, पेन ले लेता हूं, पेन ही लेना भूल गया। मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, यह है आपका मंगल ग्रह, यह है आपका बृहस्पति ग्रह। इन दो ग्रहों के बीच पाए जाने वाले पत्थरों के झुंड जो कि सूर्य का चक्कर लगाएंगे उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह कोई ग्रह नहीं है, केवल पत्थरों का एक समूह है जिसको हम क्षुद्र ग्रह का नाम दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह के बीच में। पहला ही क्वेश्चन बनता है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। और सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन भी हालांकि आपका रिलेटेड है आपके सौरमंडल से। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसे उपग्रह हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है? तो बाबू ये एक बात याद रखो कि सूर्य जो है सबसे ज्यादा बड़ा है और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को खींच लेता है, जिसकी वजह से जो आपके मरकरी हो गया, मतलब कि बुध और शुक्र के जो उपग्रह थे, उस उपग्रहों को क्या करता है, सूर्य खींच लेता है, जिसकी वजह से इन दो ग्रहों के पास अपने उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे समीप पहले और दूसरे नंबर के ग्रह हैं, उनके पास अपना उपग्रह नहीं है। रटने की जरूरत नहीं है, फिगर के माध्यम से केवल समझ लीजिए कि सबसे आगे वाले ग्रह जो दो हैं, पहला बुध, दूसरा शुक्र, इन दोनों के पास अपने उपग्रह नहीं है। जब भी एग्जाम में आएगा तो केवल आपको क्रम याद रखना है। पहला कौन है? मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, फिर पांचवा आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हिंदी में बता देता हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, ये आपके ग्रहों का क्रम है। और क्रम से इनको याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पता है कि क्रम में पहले एवं दूसरे ग्रह के पास अपने उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये सूर्य में विलीन हो चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए ऑप्शन सही कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। एकदम आंख बंद करके इसको ट्रिक कर दीजिएगा। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो अंतरिक्ष में पहले सही आंसर इसका क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89। कुल कितने तारा मंडल हैं? तो तारा मंडल की संख्या कितनी है? 89 है। और आपसे अगर पूछ दे कि कितने नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र की संख्या आपकी है 27। कितनी है? 27 है। और अगर आपसे पूछे कि ये तारामंडल क्या होते हैं, तो बाबू देखो तारों के कुछ समूह है। देखो, एक ये तारा, ये तारा, ये तारा, ये और ये मिलकर एक फिगर का निर्माण करते हैं, जिनको हम एक तारामंडल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास, हमने देखा होगा रात में जब सोते वक्त
तो सप्तऋषि तारामंडल है। सप्तऋषि क्या होता है कि तारे जो होते हैं कुछ इस क्रम में होते हैं, ठीक। तो जब हम लोग सोया करते थे रात को तो मम्मी कहती थी कि ऋषि मुनि जो 7 ऋषि थे उनकी माता जी का देहांत हो गया है और ये चारों भाई लेकर जा रहे हैं और 3 भाई आगे रो रहे हैं। तो ये हमारी माता जी कहती थी, लेकिन हमको तब नहीं पता था कि ये तारामंडल है, अब जाके पता चला है। तो आपको तो पता चली गया होगा, लेकिन याद रखिए इसको कहते हैं उर्सा मेजर या उर्सा माइनर, ठीक। आगे जब हम पढ़ाएंगे सौर मंडल तो उसमें बताएंगे उर्सा मेजर क्या होता है, उर्सा माइनर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये केवल प्रैक्टिस क्लास है इसलिए इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कितने तारामंडल हैं तो 89 है, और अगर आपसे पूछे कितने नक्षत्र हैं तो आप बताएंगे कितने 27। आपसे पूछे कितने ग्रह हैं तो आप बताएंगे 8, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पुलिस के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में नीचे दिए गए कूट में उत्तर दीजिए। तो बाबू आपको पहले समझना है, ये आपका कूट दिया हुआ है, 4 ग्रह बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी एवं शनि। तो सबसे पहले सबसे बड़ा लगाना है। तो सबको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको हर ऑप्शन में नंबर 1 मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में पहला दिया है, पहला। मतलब कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिगर में देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है आपको, बृहस्पति। तो बृहस्पति नंबर 1। अब ये 2 ऑप्शन में दिया है, ए और बी में, बाकी ये दोनों गलत हैं। फिर दूसरे नंबर पे कौन है आपका, सैटर्न अर्थात शनि। तो शनि चौथे नंबर पे दिया है और चौथा नंबर ऑप्शन किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब मैच करते हैं तीसरा। तो तीसरे पे सबसे बड़ा कौन हो सकता है, यूरेनस। यूरेनस है, ठीक है। तो यूरेनस किसमें दिया है, इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सबसे बड़े ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, फिर उसके बाद आपका शनि, फिर उसके बाद आपका यूरेनस और चौथे नंबर पर आपका पृथ्वी। ऑप्शन के अनुसार चौथे नंबर पे है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं क्रम में उसके अनुसार चौथे नंबर पे है वैसे 5वें नंबर पर आकार में, इस ऑप्शन के अनुसार चौथे नंबर पे है। लेकिन अगर मैं आपको क्रम याद करवाऊं, अर्थात मतलब कि वो कितने बड़े बड़े हैं, तो सबसे पहले आपका आ जाता है बृहस्पति ग्रह। कौन सा आता है बाबू, बृहस्पति ग्रह आता है, पहला आ जाता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आता है, उसके बाद आपका आता है शनि, फिर उसके बाद आता है आपका अरुण, फिर उसके बाद आता है आपका वरुण, और तब आता है आपका पृथ्वी, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि आकार के अनुसार पृथ्वी का क्रम कौन सा है तो आप बताएंगे 5वां, और अगर पूछेगा कि क्रम के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा है तो आप बताएंगे 3रा, ठीक। तो सारे क्वेश्चंस को यहीं पे एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे ना, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वो बातें आपके दिमाग में घूमेंगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आपको फिगर देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं इस फिगर को क्यों लिया हूं। इस फिगर को इसलिए लिया हूं कि मैं आपको आर्कटिक क्षेत्र समझा सकूं कि आर्कटिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है जिसके माध्यम से आप कभी भूलेंगे नहीं। और उसको बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा ग्लोब की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले ग्लोब बना लेते हैं। क्या मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, अगर आर्ट अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ा अंडरस्टिमेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्लोब बाबू, ठीक। अब इस ग्लोब में देखिए कि ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, ये जो नीचे वाली लाइन होती है, और एक होती है बीच में, होती है ना, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। और इसको कहते हैं बाबू 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक। और इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसको कहते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको कहते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इनके नाम याद करते हैं, इनके नाम क्या क्या है बाबू। देखो नाम कैसे याद करेंगे,
ये जो ऊपर वाली 66.5 डिग्री है इसको हम कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र या आर्कटिक रेखा। इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। आई जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर। और ये जो नीचे वाली है इसको कहते हैं मकर रेखा। और ये जो नीचे वाला इसके बाद एकदम अंत में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको कहते हैं अंटार्कटिक क्षेत्र। तो आपसे पूछा क्या है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। और आर्कटिक क्षेत्र आपका मैंने बताया ऊपर वाला है। ऊपर वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक क्षेत्र देखते हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये किस देश में दिखाई देता है, तो आप बिना सोचे समझे बस नॉर्वे देश याद रखिएगा, जहां पर मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। इसे मध्यरात्रि का देश भी कहते हैं। अच्छा, नॉर्वे देश की राजधानी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो भूलिएगा मत, नॉर्वे की राजधानी आपकी कहाँ है, ओस्लो है। कहाँ है बाबू, ओस्लो है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, लगता है पेन सेलेक्ट हुई नहीं है। चलिए अब ये आ गया उत्तर प्रदेश जीएस से क्वेश्चन। बाबू ये आप इस चेहरे को पहचानते होंगे, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है सन 2017 के विधानसभा से। क्या है कि क्वेश्चन अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो क्वेश्चन ऐसे उठाएगा, तो भटकना नहीं इस क्वेश्चन में है। कह रहा है योगी आदित्यनाथ सन 2017 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान के मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे। तो जब सन 2017 चल रहा था तो ये जब शपथ लिए थे तो वो 21वीं शपथ लिए थे। कौन से नंबर की शपथ लिए थे बाबू, 21वीं शपथ लिए थे। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे कि ये 22वीं शपथ लिए हैं, क्योंकि अब तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बना के आपसे पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूछेगा कि योगी आदित्यनाथ ने सन 2022 में जब चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बने तो किस नंबर की उन्होंने शपथ ली, तो 22वें नंबर की शपथ ली। अच्छा, इनसे एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन बनता है कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी का वास्तविक नाम क्या है। तो वास्तविक नाम इनका है अजय सिंह विष्ट है। क्या नाम है इनका, अजय सिंह विष्ट। अजय सिंह विष्ट नाम है इनका, याद रखिएगा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन के बारे में डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। चुनावी माहौल चल रहा है तो चुनाव के बारे में ही बात करेंगे। क्या कह रहा है कि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की कितनी है, विधानसभा की कुल कितनी है, उसके बाद विधान परिषद की कितनी है, विधान परिषद की कितनी है, फिर राज्यसभा की कितनी है। ये सारे चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जब आपके एग्जाम्स करीब होते हैं। तो इन सारे चीजों को अभी एक नजर में याद करके जाएंगे। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 403 हैं। विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं, 100 हैं। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 31 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस या क्रौच पक्षी। और पूछेगा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश। पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, मछली एवं धनुष। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय पेड़ क्या है, आप बताएंगे अशोक। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा एग्जाम में। जब आपको यूपी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा तो घबराना नहीं है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्वेश्चन की तरफ बने रहना और याद करके चलना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है आपके इतिहास से और ये क्या कह रहा है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो मतलब स्वतंत्र भारत में एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं जिनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
लेकिन यहां से कुछ क्वेश्चन बना के आपको देता है जहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस क्वेश्चन को उसका पोस्टमार्टम कर देना है। चलिए तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। खान सर जी कहते हैं ना कि क्वेश्चन को खखोर के पढ़ो, तो खखोर के जब पूछेगा तो खखोर के पढ़ना भी पड़ेगा। तो चलो खखोर के पढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो पूछा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ना, तो बंगाल का ही क्यों पूछा, कहा नहीं आपसे मुंबई का पूछ लिया। इस बात को थोड़ा सा बताते हैं। जब भारत में अंग्रेज आए तो वहां पे 3 प्रेसिडेंसियां थी। पहला था आपका मुंबई जिसको बंबई कहते थे, दूसरा था आपका मद्रास और तीसरा था आपका बंगाल। अब ये जो बंगाल था, जब प्लासी का युद्ध हुआ तो प्लासी के पहले युद्ध मतलब कि बंगाल में हुआ था प्लासी का युद्ध, तो बंगाल पे विजय प्राप्त कर ली और बंगाल में इनका मेन हेडक्वार्टर बन गया। अब जब बंगाल में ही मेन हेडक्वार्टर बन गया तो इन्होंने क्या किया, जब पहली बार इन्होंने हमारे लिए कोई नियम कानून लाया या संविधान का कुछ हिस्सा हमारे लिए लाया, प्रशासन का हिस्सा लाया, मतलब कि सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, तो सन 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब कि हर जगह पे कोई ना कोई गवर्नर हुआ करता था। मुंबई में भी एक गवर्नर थे, मद्रास में भी एक गवर्नर थे और बंगाल में भी एक गवर्नर थे। लेकिन सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस सन में बनाया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया। और किसे बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, अभी तक बात हो रही थी बंगाल का, लेकिन अब नाम जोड़ दिया गया बंगाल के नाम पर भारत का। तो ये कब बनाए गए, ये बनाए गए आपके 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और वो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बने भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने, जिन्हें सती प्रथा से आजाद करवाने वाला गवर्नर भी कहा जाता है, जिन्होंने राजा राम मोहन के साथ मिलकर हमारे देश को सती प्रथा जैसी कुप्रथा से आजाद करवाया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो बने वो बने सन आपके 1858 में। 1858 में मतलब कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल, अब वो पद गया भारत का वायसराय बन गया। उसी पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और ये कौन बना, तो बने आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बने। याद रखिएगा इसको, लॉर्ड कैनिंग बने। ये भी मिट गया, सॉरी, चलिए चलते हैं, इसको भी लिख देते हैं, लॉर्ड कैनिंग बने बाबू, दिक्कत नहीं करेंगे, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब क्या कह रहा है, आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब भारत में आजादी मिलने के बाद भारत में कौन गवर्नर जनरल बना, तो ये तब बने आपके लॉर्ड माउंटबेटन बने। और पूछेगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना, तो आपको आंसर देना है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे जो कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में कहार जाति द्वारा किया जाने वाला चौरसिया नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। बाबू इस क्वेश्चन को पढ़ने का और याद करने का मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है, और वो छोटा इतना है कि आपको तुरंत यादो करवा देगा। तो आपसे पहले पूछेगा कि चौरसिया नृत्य करता कौन है, तो आपको बताना है कहार जाति करती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ ये होता है, तो आपको चौरसिया से जौनपुर याद रखना है। चौ फॉर चौरसिया, जौ फॉर जौनपुर। ये देखिए, चौ फॉर चौरसिया नृत्य और जौ फॉर जौनपुर। आपको केवल चौजो याद रखना है, चौचौ नहीं करना है, चौजो याद रखना है। चौ फॉर चौरसिया और जौ फॉर जौनपुर। अच्छा, जौनपुर एक बहुत ही विख्यात जिला है उत्तर प्रदेश का, जहां से क्वेश्चन बनता रहता है। इतिहास जौनपुर से जुड़ा हुआ है
और जौनपुर का इतिहास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा जौनपुर को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जौनपुर किस नदी के किनारे है। तो बाबू जौनपुर और हमारी राजधानी लखनऊ दोनों एक ही नदी के किनारे है। और कौन सी नदी है वो? गोमती नदी। चलिए गोमती नदी भी बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए, बाकी पहले जौनपुर पढ़ लेते हैं। जौनपुर को बसाने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, जो अपने भाई जौना खां, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, से बहुत प्यार करता था। और उसने अपने भाई के नाम पर, जौना खां के नाम पर, एक शहर बसाया जिसका नाम था जौनपुर। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, जिसको कहा जाता है भारत का सिराज। इतिहास अगर उठा के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, और जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1394 में। ये सन के साथ आपको बता रहा हूं। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि आपकी निकलती है गोमती नदी निकलती है कहाँ से? फुलहर झील से। और ये फुलहर झील कहाँ पड़ती है? आपके पीलीभीत में पड़ता है। कहाँ से निकलती है ये? पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से? फुलहर झील से। और ये फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में। जब ये यहाँ से निकलती है फुलहर झील से, तो ये जाकर आपके गाजीपुर में एक जगह है बाबू, अगर आप लोग गए होंगे गाजीपुर में, अगर आप गए होंगे तो एक जगह पड़ता है कैथी धाम मार्कंडे। शिव जी का एक बहुत ही पवित्र धाम है मार्कंडे धाम, जहाँ पर मार्कंडे जी की पूजा होती है। वहीं कैथी नदी के कैथी जगह के पास गंगा नदी में जाके गोमती नदी विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बात गोमती नदी से याद रखिएगा, क्योंकि गोमती एक इंपॉर्टेंट नदी, हमारी राजधानी वहीं बसी हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको खखोर के पूछ सकता है। ठीक है, तो खखोर के ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे ना, तब तक क्वेश्चन के जड़ तक ना पहुँच पाएंगे। और जब तक जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक परीक्षा पास भूल जाइए आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, बने रहिए अंत तक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं अभी हमारे हैं जिसमें आपको डिटेलिंग के साथ बहुत सारी नॉलेज इंक्लूड करके लाया हूं। अब ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति किस जिले में बसती है। तो आपको रटना नहीं है, बस याद रखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो नेपाल से सटा हुआ है, क्योंकि थारू जनजाति नेपाली क्षेत्र में ही पाई जाती है। नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर किसका है इसमें देखिए? मुरादाबाद का है? नहीं। गोरखपुर का? हाँ गोरखपुर है। बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, ये कोई नहीं। कौन सा सही आपका? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो यह है आपके राप्ती नदी के किनारे। जब आप देखते होंगे आपके यहाँ बस वगैरह चलती होगी तो राप्ती शहर लिखता होगा, राप्ती डिपो लिखता होगा। तो राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर बसा हुआ है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं थारू जनजाति के बारे में। तो थारू जनजाति से सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले यही पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में, मतलब एक दुख के रूप में मनाती है। तो एकमात्र जनजाति है थारू। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी कौन सी? थारू जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति। इसका एक त्योहार है, खूब पूछा जाता है कि बजहर त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो बजहर त्योहार है जो थारू जनजाति मनाती है। ये सब क्वेश्चन केवल चुन चुन के आपके लिए लाया हूं बाबू, क्योंकि ये फैक्ट खोजने में काफी टाइम लगता है। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो मैं आशा नहीं, बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना केवल पुलिस में बाबू। अगर आप यूपी पुलिस छोड़ के और भी कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ना केवल पुलिस की, अर्थात एसएससी जीडी की, अग्निवीर की, चाहे किसी चीज की भी, आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाइए। मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जानते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, त्योहार का नाम याद रखिएगा, सुलह-ए-कुल का आयोजन होता है? तो बाबू अगर आप फिगर देख रहे होंगे पीछे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कहां मनाया जाता है। आपने पहले ही आंसर सोच लिया होगा। तो पहले बता दूं कि ऐसा मत करिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन में उलझाने का भी प्रयास किया है ताकि आपकी समझ थोड़ा बढ़ सके, लेकिन इसमें यह आंसर सही है।
आगरा है, सही सोचा आंसर आपने, बिल्कुल आगरा ही शहर है वो जहां पर यह त्योहार मनाया जाता है। तो आगरा किस चीज के लिए फेमस है? दुइये चीज के लिए फेमस है, आप लोग जानते होंगे। एक तो प्यार मोहब्बत जिसका प्रतीक कहते हैं लोग इसको ताजमहल, हम तो नहीं मानते, आप मानते होंगे। अच्छा, और दूसरा किसके लिए फेमस है? पेठा, पेठा के लिए, जानते हो ना? अच्छा, खाए हो कि नहीं पेठा? खाए होगे, हम तो नहीं खाए भाई, हम गए ही नहीं है। अब मथुरा तक गए थे लेकिन थोड़ा इमरजेंसी पड़ गई, वापस चले आए। क्या है कि घर वालों से बुलावा भी आता है ना, घर वाले बड़ी चिंता करते हैं कि कहाँ चला गया हमारा लइकवा, लइकवा बढ़िया हो गया ये नहीं जानते हैं। ठीक है, सुलह कुल, सुलह कुल कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। बात करें थोड़ा सा ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे, जिनके बारे में एक अफवाह है कि जिसने भी ताजमहल को बनवाया उनका हाथ कटवा दिया गया। बाबू ये बहुत बड़ी अफवाह है, इसके बारे में लोग कहते हैं कि जिन्होंने भी ताजमहल बनवाया उसका हाथ कटवा दिया गया, ऐसी बात गलत है। इसको बनाने वाले डिजाइनर थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था? याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, मैं वही चीज लाया हूं जो क्वेश्चन बनते हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने, अच्छा, उस्ताद अहमद लाहौरी ने क्या किया? ताजमहल का डिजाइन तैयार करके दिया। और कारीगरों ने क्या किया? 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू कर दिया। कब शुरू किया? 1632 में शुरू किया, 20 साल में बनाकर 1652 में इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 1652 में इसको बना के नहीं बाबू, बना के पढ़ा मैं रहा हूं, बना के कंप्लीट कर दिया। और एक क्वेश्चन और पूछता है, आगरा की स्थापना कब हुई? तो आगरा की स्थापना 1504 में हुई, और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? सिकंदर लोदी था। तो बाबू आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको इस सेशन में मजा आया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।